सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अर्थात सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, आसुरी और पिंगल यह ऋषिगण, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद ये सप्त स्वर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल ये 7 अधोलोक मेरे यह हम सभी के प्रातः काल को मंगलमय करें। यह प्रार्थना करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं यथोचित अभिनंदन। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित डीडी न्यूज की ओर से विशेष पहल है सुप्रभातम कार्यक्रम, जहां हम आपको कार्यक्रम के आरंभ में पंचांग से अवगत कराते हैं, सुनाते हैं शास्त्रों के वचनों को सुभाषित के रूप में, साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित दिखाते हैं कोई रिपोर्ट एवं स्वास्थ्य प्रभाग में चिकित्सा की आधुनिक एवं प्राचीन पद्धतियों को भी आपके साथ साझा करते हैं। साथ ही योग एवं संस्कृत की भी होती है पाठशाला। तो प्रस्तुति क्रम का श्री गणेश करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं प्रथम प्रभाग आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग एक गणितीय एवं वैज्ञानिक परंपरा है जो ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुरूप जीवन गति का चक्र चलाती है। वस्तुतः समय हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, पर सीखने के क्रम में यदि आप तीव्रता चाहते हैं तो हमें सुभाषितों से अवश्य सीखना चाहिए। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना ही होगा कि बहुत अधिक एकत्रित अर्थात इकट्ठा न करो। और धन के विषय में भी कहा गया है, पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अति संचय न करने का ही भाव लिए है आज का हमारा सुभाषित। आइए मूल संस्कृत श्लोक को सुनने के बाद सुनते हैं इसके हिंदी एवं अंग्रेजी भावार्थ को। अतिसञ्चयकर्तॄणां वित्तमन्यस्य कारणात् अन्यैः सञ्चीयते यत्नादन्यैश्च मधुपीयते। अनावश्यक जमा किया गया धन ठीक वैसे ही व्यर्थ चला जाता है जैसे मधुमक्खियों द्वारा बड़े परिश्रम से जमा किया गया मधु, जो हमेशा ही दूसरों द्वारा उपभोग किया जाता है। Hoarded money goes waste, like honey gathered by bees so painstakingly is only enjoyed by others. और सुभाषित के बाद अब बढ़ते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की ओर। 4 धामों में से केदारनाथ धाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिलती है। तो आइए देखते हैं केदारनाथ धाम पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। पवित्र, दिव्य, अलौकिक उत्तराखंड की पवित्र पावनी 4 धाम यात्रा प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया तिथि से प्रारंभ होती है। उत्तराखंड के 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव जी को समर्पित इस पवित्र धाम केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। 4 धामों में यह पवित्र केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है। केदार का अर्थ है
पवित्र स्थान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ का अनिर्वचनीय दिव्य मंदिर प्रत्येक वर्ष हर हर महादेव और डमरुओं के अलौकिक धुन के साथ गुंजित होता हुआ समस्त भक्तों की आध्यात्मिक मनोगति हेतु खुलता है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता है केदारनाथ धाम। केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश्वर लिंग और विद्वान आचार्यों द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण और जय बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के अनगिनत भक्त इस पावन पल के साक्षी बनते हैं। भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनुपम संगम देखते ही बनता है। हेलीकॉप्टर से हो रही फूलों की बारिश वातावरण को भक्तिमय और सुगंधित कर देती है। इस बार श्री केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप में सजाया गया। हर हर महादेव के जयकारों से होता है गुंजित केदारनाथ धाम। शुभ मुहूर्त में खुलते हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। हेलीकॉप्टर द्वारा हुई पुष्प वर्षा। श्रद्धालुओं में होता है भारी उत्साह। भक्तिमय रहता है यह शिव का धाम। मान्यतानुसार केदारनाथ धाम कत्यूरी शैली से बना हुआ है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था और आदि शंकराचार्य द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। रुद्रप्रयाग के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित यह केदारनाथ धाम सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि है। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, शिव के सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के निकट गढ़वाल क्षेत्रस्थ हिमालय पर्वत पर स्थित है। विषम मौसम एवं बर्फबारी के कारण यह मंदिर केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक खुला रहता है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से विग्रहों यानी देवताओं को ऊखी मठ में लाया जाता है और इस दौरान वहां पर इन विग्रहों की पूजा की जाती है। जय बाबा केदार हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित केदारनाथ धाम, जहां हर कदम तपस्या बन जाती है। शरीर की थकान नहीं बल्कि आत्मसंतुष्टि की है ये यात्रा। कत्यूरी शैली में बना है यह पवित्र धाम। पौराणिक मान्यतानुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव पाप मोचन के लिए भगवान शिव की खोज में निकले तो भगवान शिव ने केदार की धरती पर महिष अथवा भैंसे का रूप लिया। पांडवों के प्रेम और पश्चाताप से प्रसन्न होकर शिव यहाँ केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए। तब से यह स्थल मोक्ष का मार्ग भी बन गया। केदारनाथ धाम जहाँ आस्था, प्रकृति और इतिहास एक साथ लेते हैं सांस। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र भूमि पर दर्शन हेतु आते हैं। भगवान शिव का यह पवित्र धाम सिर्फ धार्मिक नहीं है, भावनात्मक होने के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। केदारनाथ धाम वह शिखर है जहां ईश्वर, प्रकृति और परंपरा एक साथ मौन होकर उपस्थित रहते हैं और जहां हर भारतीय शिवमय होता हुआ श्रद्धावनत होता है। निधि तिवारी के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में केदारनाथ धाम के विषय में विस्तार से जानने के बाद अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। और स्वास्थ्य प्रभाग में बात आज साइनसाइटिस की। यह एक आम समस्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नाक बंद होना, सर दर्द आम लक्षण कभी न कभी सभी को प्रभावित करते ही हैं। यदि ये लक्षण बार बार हों या ठीक न हो रहे हों तो विशेषज्ञ को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि यह साइनसाइटिस की समस्या के कारण हो सकते हैं। इस समस्या के कारण जानकर उपचार करवाना ही उपयोगी है। आइए जान लेते हैं इस समस्या के बारे में विस्तार से।
साइनसाइटिस एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये स्थिति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी हो सकती है। साइनसाइटिस होने पर व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। साइनोसाइटिस के अंदर जनरली नाक बंद रहती है, नाक से डिस्चार्ज आ सकता है। कई बार नाक का डिस्चार्ज पीछे गले में गिर सकता है, उसको हम बलगम के रूप में वो आ सकता है। और साथ में कई बार हेडेक हो सकता है, सर में दर्द की समस्या, चेहरे पे कई बार सूजन आ सकती है। साइनोसाइटिस की जो मेन जो कंप्लेंट होती है वो नाक बंद रहना होता है। और अगर आपको काफ़ी दिनों से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक ENT विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। एंडोस्कोपी से हम नाक के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको जान सकते हैं और कई बार पॉलिप का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक CT स्कैन करने की ज़रूरत पड़े, जिससे हमें ऑपरेशन के अंदर कई बार अगर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है तो उसका हमें जानकारी CT स्कैन से हमें मिल जाती है। सामान्य स्थिति में साइनस में बलगम बनता है जो नाक के अंदरूनी हिस्से को नम रखता है और धूल, एलर्जी व प्रदूषक तत्वों से बचाने में सहायक होता है। स्वस्थ साइनस हवा से भरे होते हैं, लेकिन जब इनमें अवरोध आ जाता है तो ये तरल पदार्थ से भर जाते हैं। इसमें रोगाणु बढ़ सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकता है। साइनस बलगम को बहने से रोकता है, इससे नाक बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना कठिन हो जाता है और व्यक्ति को कठिनाई होती है और व्यक्ति को सूजन व कुछ अन्य परेशानियां हो सकती हैं। संक्रमण साइनस में वृद्धि, जिसे नेजल पॉलिप कहा जाता है, साइनस की परत में सूजन की वजह से हो सकता है। इलाज के लिए हमें दवाइयाँ दे सकते हैं हम। देयर आर बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि साइनोसाइटिस को ट्रीट कर सकती हैं। अगर एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस है तो हम एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले सकते हैं, कुछ नेज़ल स्प्रेज ले सकते हैं जिससे कि एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर साइनस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पॉलिप है तो कई बार हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की डेट में हमारे पास एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के अंदर एंडोस्कोप के द्वारा हम नाक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। साइनस की जो ओपनिंग्स है, जो ब्लॉक हैं, उनको हम खोल सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कई बार लंबे समय तक साइनस का इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन कराया है और पॉलिप्स हैं, उन पॉलिप्स को निकालने के बाद पॉलिप्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए हम लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ और स्टीम ले सकते हैं। साइनसाइटिस का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि इसका कारण क्या है और ये समस्या कितने समय से चल रही है। कुछ मामलों में साइनसाइटिस बिना किसी चिकित्सीय उपचार के अपने आप कुछ समय में ठीक हो जाता है। कुछ मामलों में दवाओं की आवश्यकता होती है, तो वहीं कुछ अन्य विकल्प द्वारा इलाज किया जाता है। बचाव के लिए आपको एक तो जिस चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको पता है कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, पोल्यूशन से एलर्जी है, तो उससे बचाव करना चाहिए। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए क्योंकि स्मोकिंग से साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अपने खुद दवाइयाँ ना लें, बिकॉज उनसे क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और आपको उसकी आदत पड़ सकती है। यदि आपको नाक बंद रहना, बार बार जुकाम होना, सिर में दर्द या साइनसाइटिस के कोई भी लक्षण रहते हैं तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। स्वास्थ्य क्रम में ही अब बात योग की। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी होता है। एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं इसके निदान के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाओं को योग प्रभाग में। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मनुष्य का जीवन दुख भोगने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान रहने के लिए नहीं हुआ है, सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हुआ है। कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। ऐसे में नियमित योग साधना हमारे रोगों को दूर करती है, लेकिन रोग के साथ साथ शोक को भी दूर करती है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की।
छींके आना, नाक बंद हो जाना, और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। लमसम पूरी एक बात कहें तो यहाँ से ऊपर का जो आपका स्थान है उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान छिपा है विरेचन गति में। विरेचन गति हमारी लंग्स की क्लिनजिंग तो करती है, साथ में हमारे गले से जुड़ी समस्या, नासिका से, सर से, आंख से, कानों से, इन सब में बहुत बहुत लाभकारी। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहें कि विरेचन गति में हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। सारे स्टेप्स समझेंगे, आपको नियमित रूप से इन स्टेप्स को अभ्यास करना है, खाली पेट अभ्यास करना है। हम या तो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, और अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले अभ्यास में इस तरह से हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर टिका लेते हैं, यहाँ मनोभाव नाड़ियाँ, उन पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करेंगे। फोर्सफुल एक्सलेशन करना है, और नासिका से जो भी मल बाहर आ रहा है एक टिश्यू रख लीजिए, हैंडकरचीफ रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, उससे नाक को साफ करते रहिए। इस स्थिति में आना, ऐसा आप 50 एक्सलेशंस का एक राउंड कीजिए और 4 राउंड तक कर लीजिए। हर राउंड के बाद दोनों हाथों को खोलना, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। ये हुआ पहला राउंड, यानी पहला स्टेप, जिसके 4 राउंड आपको करना है 50-50 एक्सलेशन के। दूसरे स्टेप में हम अपने बाईं हथेली को तो रखेंगे अपने थाई पर या घुटने पर, दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं यानी राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सलेशन 50 टाइम्स करना है। जब आप ये एक्सलेशन करें तो पेट के संकुचन पर भी ध्यान टिकाना है और नासिका से निकलने वाले मल पर भी। तो स्थिति में आए, ऐसा 50 बार कर लीजिए। फिर दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना और राइट से इसी को रिपीट करना। और फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल्स, अंगूठा और तीसरी उंगली लेकर 50-50 बार किया। दोनों हाथों को खोला, डीप ब्रीदिंग किया, हाथों को वापस ले आए। ये सरल सा अभ्यास भारत योग का विशेष विरेचन गति, ये आप नियमित रूप से करें। रात्रि में सोने से पहले माइल्ड स्टीम लें और फिर गाय का शुद्ध देसी घी 1-1 ड्रॉप अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में ऐसे लेते और ऐसे करके डाल लीजिए। आप ऐसा 15 दिन कर सकते हैं। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं, अपने ट्रिगर्स नोट करें, जिन जिन चीज़ों से आपको जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को अगर मैं करता हूँ तो ये समस्या बढ़ जाती है, उनको नोट करें, फिर उन्हें अवॉइड करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरे योगाभ्यास के समानांतर अब संस्कृत पाठशाला की ओर आपको लिए चलते हैं, जहां आज की कक्षा में संख्याओं का अभ्यास कराते हुए पूर्णार्थक प्रयोगों को बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। नारायण दत्त मिश्रः स्वागतम करोमि अहम सर्वेषाम्। आज संस्कृत की कक्षा में संख्याओं का कर लेते हैं हम विशेष अभ्यास। यदि संख्याओं की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम कहते हैं, जैसे 1 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पहला या पहली, वैसे 1 इस संख्या के संस्कृत शब्द को आपने जाना ही, अर्थात एकम। और जब पहला या पहली कहना हो तो हम कहेंगे प्रथमः और प्रथमा, यानी पुल्लिंग में प्रथमः बालकः, जिसका अर्थ है पहला लड़का। वैसे ही प्रथमः लेखकः अर्थात पहला लेखक, तथा स्त्रीलिंग में प्रथमा बालिका अर्थात पहली लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण, प्रथमा लेखिका अर्थात पहली लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे प्रथमम, प्रथमम भवनम अर्थात पहला भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही प्रथमम उद्यानम अर्थात पहला बगीचा। वैसे ही 2 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं दूसरा या दूसरी। 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वे। और जब दूसरा या दूसरी कहना हो तो हम कहेंगे द्वितीयः और द्वितीया, यानी पुल्लिंग में द्वितीयः बालकः, जिसका अर्थ है दूसरा लड़का। वैसे ही द्वितीयः लेखकः अर्थात दूसरा लेखक,
तथा स्त्रीलिंग में द्वितीया बालिका अर्थात दूसरी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, द्वितीया लेखिका अर्थात दूसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे द्वितीयम, द्वितीयम भवनम अर्थात दूसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं, द्वितीयम उद्यानम अर्थात दूसरा बगीचा। ऐसे ही 3 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं तीसरा या तीसरी। 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रीणि, और जब तीसरा या तीसरी कहना हो तो हम कहेंगे तृतीयः और तृतीया, यानी पुल्लिंग में तृतीयः बालकः जिसका अर्थ है तीसरा लड़का। वैसे ही तृतीयः लेखकः अर्थात तीसरा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में तृतीया बालिका अर्थात तीसरी लड़की। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तृतीया लेखिका अर्थात तीसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे तृतीयम, तृतीयम भवनम अर्थात तीसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण, तृतीयम उद्यानम अर्थात तीसरा बगीचा। तो आप करते रहे संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मम नमः। और कार्यक्रम में अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित धरोहर गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के नाम से अब विकसित हो रही है। यह एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान बनेगा। आइए देखते हैं इसी से जुड़ा वृत्त विशेष। तलचर संरचना गोंडवाना बेसिन का एक हिस्सा है। यह संरचना बलुआ पत्थर, शेल, ब्रैकिएटेड कंग्लोमेरेट से बनी है। अब गोंडवाना लैंड पर खूबसूरत गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क विकसित किया जा रहा है, जो मनेंद्रगढ़ इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है। 29 करोड़ साल पुराना जो है समुद्री जीवाश्म मिला है। इसका खोज जो है 1954 में हुआ था, कोयले की खोज के लिए जब लोग आए थे। और उसके बाद जो है 2015 में जो है इसमें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी लखनऊ से जो है लोग आके इसको रिसर्च किए थे साइंटिस्ट ने। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको पुष्टि किया था और यहाँ का जो रॉक्स का एज है वो 29 करोड़ साल पाया गया लगभग। तो जो यहाँ पर मेराइन फॉसिल्स मिलते हैं वो यूनिक हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 4-5 प्रकार के मेराइन फॉसिल्स मिल रहे हैं एक साथ, और ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। फॉसिल से तात्पर्य समुद्री जीव जंतु हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले यहाँ लहराते हुए समुद्र में रहते थे, तथा प्राकृतिक परिवर्तन, पृथ्वी के पुनर्निर्माण में समुद्र के हटने पर उन जीवों के अंश पत्थरों के मध्य दबकर यथावत रह गए। फॉसिल पृथ्वी के परिवर्तन के वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। देश में 4 जगह ऐसे जीवाश्म सुबांसुरी अरुणाचल प्रदेश, राजहरा झारखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, खेमगांव सिक्किम में पाए जाते हैं। पार्क जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, जो पृथ्वी के विकास की कहानी और यहाँ रहने वाले प्राचीन जीवन को जानने का अवसर देगी। यहाँ पृथ्वी के प्राचीन समुद्री जीवन के दुर्लभ जीवाश्म मिल रहे हैं। जीवाश्म के बारे में स्कूल लाइफ में पढ़ा तो था, पर यह पता नहीं था कैसे होता है, लेकिन यहाँ आकर देखने के बाद पता चला कि जीवाश्म इस तरह से है। बाकी जब डीएफओ सर से बात हुई तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि इस टाइप के जो जीवाश्म हैं इन सबको उकेरना है पत्थरों पे। उनसे मिले, सारे पत्थर सेलेक्ट किए, कौन से पत्थर में अच्छा होगा कौन से में नहीं होगा। फिर जब उन्होंने प्रिंट आउट लिया कुछ जीवाश्म का, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू किए। गौरतलब है कि मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा इलाके के पास हसदेव नदी के बीच 1 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्री जीवों और वनस्पतियों से जीवाश्म भरा है। इस क्षेत्र में वाइवॉल्व, मोलस्का, यूरिडेस्मा, एविक्युलोपेक्टिन आदि समुद्री जीवाश्म मौजूद हैं। इसके अलावा पेलिस्पोडस, गैस्ट्रोपोडस, बायोजोन्स, क्रीनेड्स प्रजाति के जीव हैं। वैज्ञानिक के अनुसार यह क्षेत्र पर्मियन युग के समुद्र में डूबा हुआ था। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ा, जिससे समुद्री जीव चट्टानों में दब गए।
लाखों वर्षों में जीवाश्म के रूप में बदल गए, जो बाद में जल स्तर घटने से उभर कर सामने आए हैं। गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क के पास हसदेव नदी के किनारे टूरिज्म के उद्देश्य से ग्रेनाइट की चट्टानों पर जीव जंतुओं, डायनासोर, शेल, सांप या बड़े पक्षियों की नक्काशी की जा रही है। इसके साथ ही उसके बारे में पूरी जानकारी भी वहां रहेगी। इससे टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही शिक्षा के उद्देश्य से स्कूल के छात्र छात्राओं को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ कोरिया से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो सुप्रभातम कार्यक्रम में आज इतना ही। कल पुनः कार्यक्रम के विविध प्रभागों में नए विषयों को लेकर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।